खेती बाड़ी पर आधारित कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, हम हाजिर हो गए हैं आपको जानकारी देने के लिए। आप खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और पशुओं में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। आज हम बात करेंगे बकरियों में होने वाले चेचक रोग की और उसके उपचार की। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्या। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रांची जिला के दुधारू पशुओं का दिया जाएगा यूनिक आईडी नंबर। राज्य में होगी 4 नए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद कैलिफोर्निया वंडर। अब समाचार विस्तार से। रांची जिला के सभी दुधारू पशुओं को एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। इसको लेकर जिला पशुपालन कार्यालय की ओर से आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। पहले चरण में 1 लाख पशुओं का यूनिक आईडी नंबर बनाया जाएगा। इसमें पशुओं का डाटा तैयार किया जाएगा। इसमें पशु के मालिक का भी नाम होगा। यूनिक आईडी में 12 नंबर होंगे। पशु के कान पर एक तरह का चिप लगाया जाएगा। झारखंड के फल सब्जी उत्पादक किसान अपनी उपज से ज्यादा मुनाफा कमा सके, साथ ही कृषि उद्योग में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, इस उद्देश्य को लेकर झारखंड सरकार ने राज्य में 4 नए खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की योजना तैयार की है। ये इकाई गोला, तमाड़, चतरा और चान्हो में लगेंगे। इसके लिए 80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जो किसान सिंचाई के लिए और मछली पालन के लिए नए डोभा का निर्माण किए हैं, वे डोभा के मेड़ पर फलदार फसलों के पौधे लगाएं। इससे ये लाभ होगा कि इन पौधों की जड़ें मेड़ की मिट्टी को पकड़कर रखेंगे, जिससे बारिश होने पर मिट्टी वापस डोभा में नहीं जाएगी। झारखंड के सभी जिलों में सरकार की ओर से हजारों डोभा का निर्माण किया गया है। डोभा निर्माण का उद्देश्य है जल स्तर बढ़ाना और किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना। किसान अपने डोभा के बढ़े हुए जल स्तर में मछली पालन भी कर सकते हैं। इन सब कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जरूरी है डोभा की गहराई को बरकरार रखना। किसान भाइयों, यदि आप डोभा के किनारे पेड़ लगाते हैं, पेड़ के पौधे लगाते हैं, तो उससे जो वहाँ नई मिट्टी जो ऊपर में आपने डाल रखा है डोभा निर्माण के दौरान, वो मिट्टी दोबारे वापस गड्ढे में नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो पौधे का जड़ है वो मिट्टी को पकड़ करके ऊपर में ही रखेगा। पानी के कारण या अन्य कारण वो दोबारा मिट्टी चली जाती है डोभे में, उससे आपको ये डोभा जो भर जाएगा उससे एक बचाव होगा। किसान भाई शिमला मिर्च की खेती के लिए सितंबर तक बुआई का काम पूरा कर ले। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी, अर्का गौरव और संकर प्रभेदों में भारत या इंदिरा का चयन कर सकते हैं। शिमला मिर्च के सामान्य प्रभेद की बुआई में 800 ग्राम बीज और संकर प्रभेद की बुआई में 375 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोएं। सामान्य प्रभेद में कतारों के बीच 45 और पौधों के बीच भी 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें, जबकि संकर प्रभेद में कतार और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। सामान्य प्रभेद में कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी या अर्का गौरव लगाएं। इनकी उपज 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि संकर प्रभेद में भारत या इंदिरा लगाएं। इनकी उपज 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान कृषि उपकरण स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर की सहायता से सूखा या गीला नर्सरी बेड तैयार कर सकते हैं। साथ ही इससे चौड़ी कतार में निकाई गुड़ाई करने का काम भी कर सकते हैं। इस यंत्र की कार्य क्षमता 0.35 से 0.5 हेक्टेयर प्रति घंटा है। विशेष जानकारी के तहत आज हम जानेंगे मिर्च फसल में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण के उपाय के बारे में। हम सभी जानते हैं कि कई पक्षी बड़े चाव से कीट पतंगे खाते हैं। किसान भाई, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने मिर्च फसल वाले खेत में पक्षियों के बैठने के लिए आश्रय स्थल बनाएं। एक पक्षी आश्रय प्रति 10 एकड़ की दर से बनाएं
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2350 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2900 रुपए, चावल उत्तम 3300 रुपए से 6000 रुपए, गेहूं 2000 रुपए से 2400 रुपए, चना 8000 रुपए से 9500 रुपए, दाल अरहर 8300 रुपए से 9500 रुपए, दाल मसूर 6700 रुपए से 7200 रुपए, दाल चना 9000 रुपए से 10000 रुपए, सरसों तेल 10500 रुपए से 12000 रुपए, चीनी 3880 रुपए से 4000 रुपए, आलू 1200 रुपए से 1800 रुपए और प्याज 700 रुपए से 900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कृषि विभाग के सभी पदाधिकारियों के साथ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सिनेट हॉल में समीक्षा बैठक की। श्री सिंह ने राज्य सरकार के द्वारा उठाए गए सकारात्मक कार्यों की सराहना की और कहा कि किसान को इस बात की गारंटी कि उसका जो उत्पादन लागत है यदि प्रकृति प्रतिकूल भी होगा तो सरकार इसकी भरपाई करेगी। कई ऐसे राज्य निकले जो राज खजाने पर बोझ न पड़े, इसलिए उन्होंने रुचि नहीं ली है। बगल में ही पड़ोसी राज्य है, लेकिन झारखंड की सरकार ने रिस्क लिया है। राज खजाने पर चाहे जितना भी बोझ पड़े, लेकिन किसानों का यदि प्राकृतिक आपदा में समाप्त होता है तो उसकी भरपाई के लिए राज्य सरकार खड़ी है। ये इसका उदाहरण है कि इतने बड़ी संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में किसानों का फसल बीमा योजना का काम इन लोगों ने किया है। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मंडी का भाव, मौसम का मिजाज और ली कृषि से संबंधित ढेर सारी नई जानकारी हमारे पास और भी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा विराम। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, अब वादे के मुताबिक बात करते हैं बकरियों में होने वाले चेचक रोग की। देखिए, अगर आप पशु रखे हैं तो आपको उसका ध्यान पूरी तरह से रखना होगा, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से ध्यान रखते हैं तभी पशु आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। बिल्कुल। और बकरी पालन तो बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई बहन करते ही हैं और उसमें जो बीमारियां होती हैं उसका भी ध्यान रखते हैं। लेकिन चेचक रोग कैसे लगता है, कब होता है, क्यों होता है, इस सब विषय को लेकर हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके पास आपको लिए चलेंगे। लेकिन अगर आपके बकरी को बीमारी लग गई है और उसका उपचार क्या करना है,
इसके बारे में हम उन्हीं से पूछते हैं। तो चलिए अपने विशेषज्ञ के पास चलते हैं और जानते हैं इस विषय पे जानकारी। आज हम जानेंगे कि बकरियों में जो चेचक रोग होते हैं उसके बचाव कैसे करें। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेश कुमार सिंह जी। झारखंड के किसान की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बकरी पालन करते हैं और उनमें एक रोग है जो चेचक है, उसकी समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा उनकी बकरियां मरने लगती हैं। तो ऐसे में चेचक रोग से बचाव के जो उपाय हैं वो कौन कौन से हैं? मैं आपको इसके उपचार बताने के पहले इसके विषय में कुछ बताना चाहता हूं, जिसकी सुन कर के जो भी हमारे झारखंड के जो बकरी पालक भाई हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बकरियों में होने वाले सबसे भयावह रोग जो है वो है PPR, जिसको कि हम लोग बकरियों में चेचक या प्लेग रोग बोलते हैं। इसको विश्व की जो सबसे बड़ी संस्था है FAO या OIE, ये उन्होंने साबित किया है कि इस रोग से सबसे ज़्यादा बकरियां मरती है। चूँकि बकरी पालन हमारे सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक जो परिदृश्य है उससे जुड़ा हुआ है, इसका आर्थिक पहलू बहुत ज़्यादा है। झारखंड खासकर इस राज्य में बकरियों का जो पालन है ये ज़्यादा ही उपयुक्त है और यहाँ पर बकरियों का जो मृत्यु दर है सबसे ज़्यादा इसी रोग से मरती है। तो सभी बकरी पालक भाइयों, आप लोगों से अनुरोध है कि ये रोग से बचाव का जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप लोग अवश्य सुने और अपने बकरियों में अपनाएं, जिससे कि बकरियों का मृत्यु दर रोका जा सके और इस रोग से निजात पाया जा सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बकरियों में जो PPR रोग है ये वायरस विषाणु जनित रोग है। इसका आप एक शब्द में बोलें कि कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसका रोकथाम है। इसके रोकथाम का एक ही जरिया है कि अगर हम लोग समय रहते बकरियों में PPR का टीकाकरण कराते हैं तो इस रोग से बचा जा सकता है। जहाँ तक टीका का सवाल है, ये टीका बाज़ार में जहाँ पर कोल्ड चेन मेंटेन है वहाँ से बर्फ़ में रख करके लाया जाता है और जब बकरियों का उम्र, छोटे बच्चे का उम्र कम से कम 4 महीना होना चाहिए तब इसका टीका लगाया जाता है। और ये टीका एक बार अगर बकरियों में लगा देते हैं तो 3 साल तक बकरियां इस रोग से निजात पाए रहती है और ये वायरस उस बकरियों में नहीं प्रवेश करता है और ये रोग नहीं होता है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि हमारे ग्रामीण जो हैं बकरी पालन करते हैं उनको जानकारी नहीं हो पाती है। जो आपने कहा कि बर्फ़ में लाना है, तो उसके लिए हमारे किसान जो हैं वो कैसे जुड़ेंगे आपसे? जो पशुपालक भाई हैं उनको बताना चाहता हूं कि टीकाकरण तो ज़रूर करवाएं, लेकिन टीकाकरण के बावजूद कहीं कहीं बकरियों में ये रोग फैल जाता है या इसका बहुत सारा कारण है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बकरियां PPR रोग से ग्रसित हो जाती है तो उसका क्या उपचार है। तो जैसे कि आप जानते हैं ये विषाणु जनित रोग है। ये हो जाने के बाद इसके लक्षण जो है 2 से 4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर दिखाई देने लगते हैं। इसके लक्षण होते हैं बकरियों का जो तापमान है, शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग 104-105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। बकरियां खाना पीना छोड़ देती है। इसके अलावा बकरियां पतला पैखाना, उनका डायरिया होने लगता है, पानी पीना भी छोड़ देती है, मुंह पर छाले हो जाते हैं, उसके थन पर भी जो छाले हो जाते हैं, घाव हो जाता है। इससे बचने के लिए ये जो घाव हो जाता है जिसके चलते वो खाना नहीं खा पाती है, इसका निदान ये है कि बोरोग्लिसरीन बोल कर के एक दवाई है, उसको लगाया जाता है बकरियों के मुंह पर। इसके अलावा लाल पोटाश, जिसको कि पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, बकरियों को जो पानी दिया जाता है उसमें पीने वाला पानी में दिया जाता है। ये एंटीबायोटिक का काम करता है, इससे जो है घाव जल्दी सूखता है। इसके अलावा हम देहाती तौर पर जो घरेलू नुस्खा है पशुपालक भाइयों को बताना चाहते हैं कि अगर आपकी
बकरियां जो पीपीआर से ग्रसित है उस पर अगर आजमाइश करेंगे तो इस पर आप निजात पा सकते हैं। ये क्या है घरेलू नुस्खा? सबसे पहले किसान भाई आप लोग एक बैगन लेंगे, बैगन को पकाएं, उस बैगन में आधा चम्मच लाल पोटास जिसको कि पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं उसमें डाल दें। इसके अलावा उसमें 2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। इसके अलावा अगर घर में घी है तो थोड़ा सा घी डाल दें या मक्खन डाल दें। उसको पकाकर या पेस्ट बनाकर बकरी के मुंह में डालें। इसमें चूँकि हल्दी है, पोटेशियम परमैंगनेट है, एंटीबायोटिक का काम करेगा और बकरियों का जो घाव मुंह पर छला हो जाता है वो जल्दी से ठीक होगा। ठीक होने के उपरांत बकरियां खाना भी खाएंगी और बकरियां स्वस्थ रहेंगी और ये रोग से जल्दी निजात पा सकेंगी। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि जो भी बकरी पालन करते हैं तो अपने बकरियों को चरने के लिए इधर उधर ले जाते हैं और बीमारी वहीं से शुरुआत होती है। तो जब हमारे बकरियां चर के आती है और अपने बाड़े में आती है तो उस समय क्या विशेष देखभाल की ज़रूरत पड़ती है? अपने बकरियों को पीपीआर रोग से बचाने के लिए सबसे पहले तो आपको टीकाकरण करवाना है और आप प्रोत्साहित कीजिए अपने आसपास के जो भी बकरी पालक भाई हैं उनको बोलें कि ये रोग छुआछूत का रोग है, वो ज़रूर इस रोग का टीका करवाएं। क्योंकि अगर किसी भी एक बकरी में, एक गांव में अगर ये रोग हो जाता है तो वो वायरस पूरे गांव में फैल जाता है और पूरे उस गांव की बकरियां ग्रसित हो जाती हैं और बकरियां एक ही दिन में या कुछ दिन के अंतराल में उस रोग से ग्रसित होकर मर जाती हैं। तो आप प्रोत्साहित करें कि सभी टीकाकरण करवाएं, एक भी बकरी छूटे नहीं। अगर आप के जो पशुपालक भाई का कोई एक बकरी ग्रसित हो गई है इस रोग से उस झुंड में, तो उस बकरी को अलग रखें और उसका इलाज जो है निकटतम पशु चिकित्सक के द्वारा उसको बताकर उसको सूचित करके ज़रूर करवाएं। इसके अलावा मेरे द्वारा जो बताया गया घरेलू नुस्खा है उसको भी आजमाएंगे तो इस रोग से निजात आप पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि अगर आपकी बकरियों को ये रोग होता है उससे पहले कि आप टीकाकरण करा दें और एक भी बकरी टीकाकरण से छूटे नहीं, और जो हमारे डॉक्टर साहब ने घरेलू नुस्खा बताया है उसको आजमाएं। तो आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा किसान भाई बहनों, चेचक रोग क्या है और इसके उपचार कैसे किए जाते हैं। पशु में तरह तरह की बीमारी तो होती है और इसका निदान आप जानते हैं। यहाँ पे हम रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। विराम के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे लाह की। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाई बहन, आप खेती बाड़ी करते हैं, साथ ही साथ पशुपालन भी करते हैं और बहुत सारे किसान जो हैं वो लाह की भी खेती करते हैं, जो कि पलास के पेड़ पर काफ़ी होता है और कुछ लोग उसे बैर के पेड़ पे भी लगाते हैं। तो अब रही गई बात कि लाह को छीला कैसे जाए, उसका भंडारण कैसे किया जाए और उसे बिक्री कैसे किया जाए, है ना। तो इसी के बारे में आज हमारे विशेषज्ञ जो है वो विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप भंडारण सही करेंगे, लाह सही छीलेंगे तो आपको उसका मुनाफा ज़्यादा होगा, और अगर तरीके से करेंगे तो मुनाफा और भी ज़्यादा होगा। तो हम तो चाहते हैं कि भाई आपका मुनाफा बढ़े, इसलिए सीधा चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास और उनसे जानते हैं कि इसकी लाह की छिलाई कैसे हो और इसका भंडारण और बिक्री कैसे की जाए। तो चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों, आप लाह की खेती करते हैं और खेती के उपरांत जब आप बिक्री के लिए जाते हैं तो आपको लागत भी नहीं निकल पाता, तो आप दुखी हो जाते हैं। फिर उसको आप सोचते हैं कि रखें, लेकिन रखने में भी कई तरह की दिक्कत होती है। और जब इन दिक्कतों की बात करें तो इसके समाधान भी आपको पता होने चाहिए। तो इसी विषय पे हम आज बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में हैं शर्मा साहब। हमारे किसान भाई लाह की खेती करते हैं
लेकिन इसमें आमतौर पे देखते हैं हम लोग कि बिचौलियों का काफ़ी बोलबाला है। तो हमारे किसानों को सही दाम मिले लाह का, क्या इसके लिए सरकार की तरफ से कोई योजना है? किसानों को जो भी लाख उगाते हैं उसका अच्छा कीमत प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ झारखंड सरकार के तहत एक MSP योजना शुरू की गई है, जो कि जो झास्को लैंप है हमारे यहाँ, जिसका हेडक्वार्टर पुरुलिया रोड में है, वहाँ पर बेचा जा सकता है, जिसके लिए कम से कम 320 रुपया प्रति किलोग्राम रेट मिलता है। लेकिन प्रति किलोग्राम रेट के लिए कुछ न्यूनतम मानक हैं, और उस मानक में सबसे पहले तो ये है कि जो भी वो छिला हुआ लाख बाज़ार में बेचना चाहते हैं या MSP के थ्रू झास्को लैंप को देना चाहते हैं, उसमें कम से कम 60% रेजिन पार्ट होना चाहिए। मतलब प्योर लाख उसमें 60% निकलना चाहिए। अगर 60% लाख निकलता है तब वो झास्को लैंप अपना MSP के रेट पे परचेज कर लेता है, और परचेज करने के बाद उसको फैक्ट्रीज में दे देता है, जिससे कि उसका प्राथमिक प्रसंस्करण करके उसको वो लोग अपने लेवल पर स्टोर कर सकें, जिससे कि आमदनी जब ज़्यादा पैसा मिलता है बाज़ार में तो उस समय वो उसको बेच सकें, या सरकारी जो भी सिस्टम है उसके थ्रू उसको समय पर बेचा जा सके। तो किसान भाइयों को क्या ध्यान में रखना चाहिए छीलते समय, या जब छील के वो लेके आ रहे हैं तो क्या उसमें सावधानी बरतें कि जो परसेंटेज है वो अपर रहे? जो भी लाख खेती करने के बाद किसान भाई ले आते हैं उसमें गंदगी जो कि लकड़ी पत्थर बालू के रूप में होता है उसको कम से कम होना चाहिए। और जो भी हमारा लाख आता है उसमें लकड़ी या जो हम खेती करते हैं तो उस समय जो भी खेत में पत्तियां या और भी चीज़ें रहती हैं वो सब कम से कम होनी चाहिए। और जो भी हम छिला हुआ लाख लेते हैं उसमें लकड़ी की मात्रा जो डंडी होती है डंठल वो कम से कम होना चाहिए। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि MSP का लाभ हमारे सारे किसान नहीं ले पाते, या जब बिचौलियों के द्वारा उनसे कहा जाता है कि आप बेचो तो एक न्यूनतम शुल्क जो है न्यूनतम दाम उनको दिया जाता है। अगर वो चाहें कि इसको प्रोसेस करके कहीं और भी बेचें तो प्रोसेस करने का क्या तरीका है और क्या इसकी प्रक्रिया है? छिली लाख को अगर चौरी में बदल दिया जाता है तो उसको काफ़ी दिनों तक, लगभग 6 महीना, साल भर, 1 साल तक, 2 साल तक बिना गुणवत्ता में परिवर्तन किए हुए अनाज के दानों के तरीके से आसानी से भंडारित किया जा सकता है चौरी के रूप में, जिससे कि जब लाख का अच्छा कीमत मिलता है तो उसमें वो बाज़ार में बेच सकें। और छिले हुए लाख को चौरी में बदलने के लिए कुछ यूनिट इकाई कार्य हैं, जिसमें सबसे पहले छिले हुए लाख को तोड़ा जाता है, तोड़ करके छोटा किया जाता है। इससे ये होता है कि छोटा करने से जो भी हमारा छिला हुआ लाख है उसमें जो कीड़ों का अवशेष इत्यादि है वो सब खुल करके ओपन हो जाता है, जो कि आगे की जो प्रसंस्करण का कार्य है उसमें सहायता करता है। उसके बाद जब हम तुड़ाई कर लेते हैं या क्रशिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हम ग्रेडिंग करते हैं, वर्गीकरण, जिससे कि हमारा जो लाख टूटा हुआ है वो जो भी आवश्यक आकार का लाख है वो हमको मिलना चाहिए। धुलाई करने के लिए मशीन में आप कर सकते हैं या मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली करेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा और जो भी क्षमता है वो कम होगी, तो इसलिए मशीन का उपयोग किया जाता है। जब मशीन का उपयोग करते हैं तो उसमें जो हमारे यहाँ मशीन उपलब्ध है लाख प्रसंस्करण की लघु इकाई, इसमें एक बार में अधिक से अधिक 35 किलोग्राम लाख डाल करके धुलाई किया जा सकता है। जब मशीन से जैसा पानी हम डाल रहे हैं वैसा ही पानी मशीन के द्वार से निकलने लगता है तो हम समझ लेते हैं कि लाख का धुलाई हो गया। जब धुलाई हो जाता है तो धुले हुए लाख को मशीन से बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसको सुखाया जाता है। सुखाने के लिए लाख को छाया में अथवा पंखा के नीचे एक बराबर मोटाई में, जिसकी मोटाई आधा इंची या 1 इंची से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सुखाते हैं और समय समय पर उसको उलटते पलटते रहते हैं, जिससे कि हमारा जो लाख भीगा हुआ है वो एक समान सूख सके। लेकिन जब लंबे समय तक रखने की बात करें तो हमारे झारखंड में हमारे किसानों को ये भी जानना ज़रूरी है कि भंडारित करने का जगह कैसा होना चाहिए, क्या उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो आपके हिसाब से किस तरह से उसको भंडारित करने के उपाय किए जाने चाहिए किसानों को? और चौरी को भंडारित करने के लिए स्टैकिंग नहीं किया जाता है, मतलब एक बोरा के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे नहीं रखते हैं। गाँव में किसान वही रख हाँ, देते हैं। वैसे नहीं करना होता है।
बोरे में भर करके और बोरे को ऐसे खड़ा खड़ा रखा जाता है। कोशिश यही करना चाहिए क्या कि नीचे ज़मीन पे भी कुछ बिछाना चाहिए, क्योंकि गाँव में कच्चे मकान जो है वो अधिक। अगर आप कच्चे मकान में इसको भंडारित करना चाहते हैं तो नीचे एक लाइनिंग मटेरियल या चटाई टाइप का कुछ बिछा लें, जिससे कि जो ज़मीन में नमी है वो नमी बोरे के अंदर ना आने पाए, जिससे कि हमारा जो चौरी है वो चौरी में ढेला ना बने। और हम आशा करते हैं कि हमारे किसान भाई भी एमएसपी को समझेंगे और इसका लाभ लेंगे, और साथ ही अगर उनको सही दाम नहीं मिल पा रहा अपने लोकल मार्केट में तो कुछ समय के लिए वो रोक भी सकते हैं, उसको प्रोसेस करके चौरी में बना के, और कम से कम भंडारण तो सही ढंग से करें जिससे कि हानि नहीं हो। शर्मा साहब हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों से बात करी, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा किसान भाई बहनों कि लाह की खेती से कितना आपको मुनाफा हो सकता है, और अगर आपने भंडारण और इसकी छिलाई सही करी है तो काफ़ी मुनाफा बढ़ भी सकता है। चलिए अब आपको एक और जानकारी देते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। जी हाँ, बिल्कुल समझ गए आप, मौसम की बात हम कर रहे हैं, तो सीधा चलते हैं IMD पुणे और वहाँ से लेते हैं जानकारी मौसम के बारे में। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। आकाश में बादल रहेंगे, 9 मिलीमीटर बारिश भी हो सकती है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अगले कुछ दिनों में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है। किसान भाई पिछले कुछ दिनों में हुए वर्षा जल को मिट्टी में संरक्षित रखने के लिए अपने खेतों में निकाय गुड़ाई करें। मूंग और उड़द फसल में कम से कम 2 बार फूल निकलता है। इस समय पहले निकले फूल से बनी फलियां परिपक्व हो गई होगी। उन पके हुए फलियों को तोड़ लें। तो किसान भाई आपको IMD पुणे से जानकारी मिल गई मौसम के बारे में पूरी तरह से, और अब जो है आपको हमारा पता नोट करना है, क्योंकि अगर आपके पास में कोई समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं या किसी भी तरह का सुझाव है हमारे कार्यक्रम के बारे में, तो उठाइए कॉपी और कलम और लिख डालिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा, केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।